Hello student, myself Praveen Gupta, physics faculty from Resonance. Today we are discussing 2025 JEE Mains question paper of dated 23 फर्स्ट 25 है ना। शिफ्ट 1 का टेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी और डायोड मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें यहाँ डायोड जो है ये ट्राइंगल पी वाले सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है और पी वाला सेमीकंडक्टर प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है और फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर डायोड है तो ये आइडियल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो होता है। अब अगर इसका जीरो होगा तो ये 4 और 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए और पैरेलल में 4 और 4 का इक्विवेलेंट 2 इस 4 के साथ सीरीज में है। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 ओम के इक्वल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे 6 ओम के इक्वल आ गया। अब बैटरी से पास होने वाला करंट निकालना है। 6 वोल्ट की बैटरी है तो ओम्स लॉ से करंट 1 एम्पियर आ जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो करंट हमारे पास आ गया V बाई आर इक्विवेलेंट 1 एम्पियर के इक्वल। अब करंट 1 एम्पियर के इक्वल आने के बाद अगर मुझे C और D के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं I इंटू आर। तो C और D के अक्रॉस वोल्टेज I अपने पास 1 है और रेजिस्टेंस C और D के अक्रॉस 4 ओम का है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना आंसर 4 वोल्ट आ जाएगा C और D के अक्रॉस वोल्टेज। तो ये D वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। C और D के अक्रॉस वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसके करंट इन आमीटर, ये भी आंसर सही हो गया। अब मुझे C ऑप्शन चेक करना है, A और B के बीच वोल्टेज निकालना है। अब देखो यहां पर ये दोनों पैरेलल में है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा और वही होगा जो इक्विवेलेंट में वोल्टेज है। अब इक्विवेलेंट में वोल्टेज निकालने हम, यहां पर वोल्टेज 4 वोल्ट है और यहां जो वोल्टेज होगा उसका सम 6 वोल्ट है, तो यहां पर वोल्टेज 2 वोल्ट आना चाहिए। तो सी और डी के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट आ रहा है, जबकि इस ऑप्शन में आप ए और बी, सी और डी के बीच, ए और बी के बीच वोल्टेज कितना आ रहा है? हमारे पास 2 वोल्ट आ रहा है और ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4 वोल्ट। तो ये सी ऑप्शन गलत है। इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। ए बी के अक्रॉस वोल्टेज हम ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले हमने सी और डी के अक्रॉस निकाला था I इंटू आर। अब I तो हमारा 1 एम्पियर है ही। अब ए और बी के बीच वोल्टेज निकाल रहे हैं तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना होगा और वो 4 + 4 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट 2, तो 2 वोल्ट आएगा। तो अब हमारे आंसर सी के अलावा बाकी तीनों आंसर सही हैं, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन है। अब देखिए फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हमें इसके बराबर दे रखा है, लैम्डा, सिग्मा और ये सब दे रखा है। देखो अब क्या होता है, बेसिकली यूनिट और डायमेंशन का कंसेप्ट, मुझे अल्फा अपॉन बीटा बताना है किसको रिप्रेजेंट करेगा या अल्फा अपॉन बीटा की यूनिट किसके बराबर होगी। तो देखो जब हम कोई भी एक्सप्रेशन तब वैलिड होता है जब उसकी यूनिट और डायमेंशंस आर सेम। तो मैं कह सकता हूं कि इन दो क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड या सबट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम हो और इनके समेशन से जो क्वांटिटी आएगी वो भी सेम डायमेंशन की होगी, तो इनकी डायमेंशन सेम होगी, इनकी डायमेंशन सेम होगी। अब मुझे अल्फा अपॉन बीटा निकालना है, तो अल्फा मैं बेसिकली क्या कर सकता हूं, यूनिट और डायमेंशन वाइज फाई को अल्फा इंटू सिग्मा के बराबर कर सकता हूं। फाई बराबर अल्फा इंटू सिग्मा भी लिख सकता हूं और फाई इज इक्वल टू बीटा इंटू लेमडा भी लिख सकता हूं, यूनिट और डायमेंशन वाइज। अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ गई, फाई अपॉन सिग्मा, और यहां से बीटा की निकालूंगा तो फाई अपॉन लेमडा। अब फाई से फाई कैंसिल हो गया, लैम्डा का मतलब दे रखा है
लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, और सिग्मा दे रखा है एरिया चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा किसके बराबर होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। जब मुझे यहाँ रेशो निकालना है तो Q तो कट जाएगा और एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A अपॉन लेंथ। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसको अगर मैं लिखूंगा लेंथ इंटू विड्थ डिवाइडेड बाई लेंथ, तो विड्थ बचा, मतलब इनका रेशियो विड्थ की डायमेंशन के बराबर होगा। विड्थ या लेंथ की डायमेंशन सेम होती है। अब देख लो इन चार ऑप्शन में विड्थ की डायमेंशन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल होती है, तो ये आंसर करेक्ट हो रही है, एरिया गलत, चार्ज गलत, तो अपना आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिस्क का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, एक बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क कट की है, तो रिमेनिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, क्या होगी। अच्छा देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास बड़ी डिस्क है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर को हमें ओरिजिन मानना है, तो C1 को हमें ओरिजिन कंसीडर करना है इस बड़ी डिस्क का, और इसमें से हमने छोटी डिस्क काटी है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इस तरह से कट की है कि इस छोटी डिस्क की एज बड़ी डिस्क से कॉन्साइड हो, तो ये यहाँ से हमने ऐसे कट कर रखी है इस छोटी डिस्क को जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब रिमेनिंग पोर्शन है, कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है, कितनी डिस्टेंस पर होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेजिडुअल फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए, और हम ये कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास इस C1 पॉइंट के लेफ्ट में होगा, तो अगर कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखो डिस्क वाले क्वेश्चन में बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क कट की है ना, तो कट वाले फॉर्मूले हम यूज करेंगे, और डिस्क के लिए जो मास होता है एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, तो मास की जगह हम एरिया ले सकते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। वन सिंबल मैंने कंप्लीट बड़ी डिस्क के लिए यूज किया है, और सेकंड से 2 सिंबल जो है मैंने छोटी डिस्क के लिए रिप्रेजेंट किया है। अब देखो अगर बड़ी डिस्क का एरिया लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसमें एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और बड़ी डिस्क की रेडियस 20 है, तो इसका एरिया पाई इंटू 20 का स्क्वायर, छोटी डिस्क का पाई इंटू 5 का स्क्वायर। अब बड़ी डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहां ओरिजिन पर ही है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, x1 की जगह 0। जो बड़ी डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, और x2 छोटी डिस्क का सेंटर ऑफ मास। अब देखो छोटी डिस्क का सेंटर ऑफ मास C2 पर है, तो C2 की यहाँ C1 से डिस्टेंस कितनी होगी, 20 में से 5 माइनस करूंगा तो 15 सेंटीमीटर होगी। अब ये चारों वैल्यूज इसमें रखेंगे तो पाई तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसका मैग्नीट्यूड अपना आंसर है, तो ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो आंसर मेरे ख्याल से
मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 सेंटीमीटर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस निकालनी है तो 1 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, अब ये ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन है लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन पर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए अब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मानी, इधर की r2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से ज़्यादा है, मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अब हमें क्वेश्चन में कहा है इस लेंस की जो सेकंड वाली सरफेस है r2 वाली, इसको हमने पॉलिश कर दिया और पॉलिश करने के बाद अरेंजमेंट ये हो गया। अब इस अरेंजमेंट के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इस अरेंजमेंट के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, मान लो यहाँ पर रखें, जिससे इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज है ना ऑब्जेक्ट पर ही बने। अब देखो कोई भी मिरर ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट उसके पोल या उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, और पोल पर होने का मतलब तो डिस्टेंस जीरो होगी। जीरो तो हमें चार ऑप्शन में कोई आंसर दे नहीं रखा तो उस पर नहीं जाते हैं हम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो मुझे बेसिकली इस लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है कहाँ पर होगा। और यहाँ पर ये लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट मिरर की तरह काम करता है, और उस मिरर की फोकल लेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ। देखो एफ का मतलब है इस लेंस की फोकल लेंथ, एफ का मतलब है इसमें जो मिरर बना उसकी फोकल लेंथ, और दोनों के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये निकाली जाती है। अब इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहा हूँ तो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, इसको मुझे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, तो मैंने ये डिस्टेंस x मान ली, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू फोकल लेंथ का डबल होगी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो x को क्या लिखूंगा -2/f ऑफ मिरर। मतलब यहां से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब इस आंसर को निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। अच्छा अब देखो लेंस की फोकल लेंथ को निकालने के लिए जो r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कौन सी प्लस कौन सी माइनस उसको समझेंगे। यहां से लाइट इंसिडेंट कराई तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा, तो ये वाली सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है तो r1 की वैल्यू +r1 लिखेंगे, और यहाँ इस सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही है तो इधर इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, तो r2 की जगह -r2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखते हैं 1/r1 - 1/r2 फॉर्मूला होता है, तो 1/r1 माइनस, ये हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ आ गई अभी हमारे पास। अब लेंस की फोकल लेंथ आने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, R1 जिसको लिखा है वो फर्स्ट सरफेस, R2 जिसको लिखा है वो सेकंड सरफेस, और क्वेश्चन में कहा है कि सेकंड सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, तो सेकंड सरफेस को पॉलिश किया है तो ये इक्विवेलेंट किस तरह से काम करेगा, लेंस
लेंस प्लस मिरर। अब इस लेंस की फोकल लेंथ मैंने ये निकाली है, लेंस की फोकल लेंथ ये निकाली है, और ये जो मिरर है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है ना, कॉन्केव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी मिरर की, माइनस कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो ये इस मिरर की फोकल लेंथ होगी। अब इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले पॉइंट में है वो यूज कर लें। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी। अब देखो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आने के बाद यहाँ मिरर की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ यहाँ से रखकर सोल्व कर लेना, और ये जो आंसर आए एफ ऑफ मिरर इसको -2 से मल्टीप्लाई करना, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, कर लें इसको। नेक्स्ट, ये आरबीडी पर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन पर एक पार्टिकल को रिलीज किया है और ये ऑब्जेक्ट जो है प्योर रोलिंग कर रहा है, रोल कुछ नहीं, रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है। और प्योर रोलिंग में इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलेरेशन का फॉर्म मैं दो मेथड से कराऊंगा, एक एक्सेलेरेशन वाले मेथड से, एक एनर्जी कंजर्वेशन से। तो पहले हम एनर्जी एक्सेलेरेशन, देखो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ये होता है, अब हमारे पास दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन पर हमने सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया है, तो दोनों के लिए थीटा ही अलग अलग है, तो बेसिकली यहाँ से एक्सेलेरेशन दोनों का साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्सेलेरेशन साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। नाउ हमें नीचे पहुंचने पर वेलोसिटी के स्क्वायर में रेशियो बताना है, तो वेलोसिटी के स्क्वायर में रेशियो को बताने के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हम मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन से देखते हैं। और देखो दोनों केस में इंक्लाइन प्लेन की लेंथ सेम दे रखी है, तो लेंथ सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो वेलोसिटी भी एक्सेलेरेशन के प्रोपोर्शनल आ गई ना, वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल हो गई एक्सेलेरेशन के, और इसका मतलब कह सकता हूं वेलोसिटी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो गई v का स्क्वायर। अब मुझे थीटा एक बार 30 डिग्री दे रखा है, दूसरी बार 45 डिग्री दे रखा है, तो आसानी से हम वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ये अपना आंसर 1/√2। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर रिलीज किया वहां रेस्ट में था, तो नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, mgh, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² 1 + k² अपॉन r², जहां पर k का मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस। अब दोनों ही केस में के सेम है, सॉलिड स्फीयर है, केवल हमने थीटा बदला है, और थीटा बदलने से हाइट बदलेगी, इस तरह से समझो आप। ये एक इंक्लाइन प्लेन, इस दोनों केस में लेंथ सेम है बट थीटा अलग है, तो हाइट अलग होगी। अब इस वाले ट्राइंगल से साइन थीटा का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, तो h की जगह क्या लिखेंगे, L साइन थीटा। अब देखो दोनों इंक्लाइन प्लेन की लेंथ सेम है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से भी साइन थीटा प्रोपोर्शनल v² आ रहा है, और ये v² के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो पहले की तरह आगे की स्टेप सॉल्व हो जाएगी। ये दूसरा मेथड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो कैपेसिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और हमें ये अभी की ओपन है, जैसे ही की क्लोज करेंगे, क्लोज करने के जस्ट बाद का आंसर बताना है हमें। अब क्लोज करने के जस्ट बाद कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, जस्ट आफ्टर t बराबर 0, तो हमने की को t बराबर 0 पर ऑन किया है, तो उसके जस्ट बाद कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज था, तो जस्ट आफ्टर भी डिस्चार्ज रहेगा, मतलब वह एक ओपन जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह काम करेगा। तो कैपेसिटर इस समय कैसे काम करेगा, जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया कैपेसिटर का, तो उसमें वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा और चार्ज भी जीरो हो जाएगा कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर भी जीरो हो जाएगी कैपेसिटर में। अब देखो केवीएल से हम जानते हैं कि बैटरी का ईएमएफ, जो बैटरी का ईएमएफ है वो कैपेसिटर में वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज के सम के बराबर होता है। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो है, मतलब मिनिमम है, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज मैक्सिमम, तो t बराबर 0 के जस्ट बाद रेजिस्टेंस में वोल्टेज मैक्सिमम होगा, कैपेसिटर में वोल्टेज मिनिमम होगा 0। और रेजिस्टेंस में वोल्टेज मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस या सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी मैक्सिमम होगा, तो करंट भी मैक्सिमम आएगा। अब इससे हम ऑप्शन पर आते हैं वापस, कौन कौन से ऑप्शन सही है। देयर विल बी नो करंट, ये गलत है, क्योंकि t बराबर 0 पर करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। अब दूसरे पर आते हैं, देयर विल बी मैक्सिमम, दूसरा वाला सही है, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट गलत। थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेस इज मिनिमम, सही है ना, कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो था तो जीरो मिनिमम है, तो सी ऑप्शन सही है। डी, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम, ये भी सही है, चार्ज जीरो था तो ए के अलावा चारों आंसर सही है, तीनों आंसर, तो बी सी डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दे रखा है, कि दे रखा है 2, ठीक है, बी सी डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 32 नंबर क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर क्वेश्चन है, डाइपोल पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो डाइपोल दे रखे हैं, एक तो डाइपोल यहां पर है, दूसरा डाइपोल यहां पर है, और दोनों का चार्ज और डायग्राम में दिखा रखा है कि दोनों डाइपोल आइडेंटिकल है, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहां एक पी पॉइंट है और इस पर अगर कोई हम एक चार्ज रखें, पॉइंट चार्ज, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो। तो टोटल फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और हमें यही पता करना है कि पी पॉइंट इस क्वेश्चन में कहां पर है। तो आर और ए में रिलेशन निकालना है जिससे हमें पता लगे कि यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं हम। देखो अभी ये पॉइंट हमें यहाँ इस डाइपोल के बाहर बना रखा है, और बाहर होने के लिए हमारा केस जो डायग्राम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो पहला केस हम कंसीडर करें, इफ आर ग्रेटर देन ए, स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, जो डाइपोल की टोटल लेंथ 2 है ना, इस डाइपोल की टोटल लेंथ 2 है, तो आर ग्रेटर देन ए होना चाहिए अगर ये पॉइंट बाहर है तो हम पहले बाहर वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यह इस पहले वाले डाइपोल के लिए एक्सेस पर हो गया और दूसरे डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया। और यहां पर अगर हम देखें तो दोनों डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो ही नहीं सकता। जब दोनों डाइपोल मोमेंट सेम है, डिस्टेंस बराबर है, तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पॉइंट बाहर नहीं हो सकता अगर यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो इसमें तो नॉट पॉसिबल आएगा, मींस आर ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। अब सेकंड केस हम कंसीडर करते हैं, और सेकंड केस हमारा क्या है, हम सेकंड केस में आर को लेस देन ए लेंगे, मतलब ये पी पॉइंट जो डायग्राम में दिखा रखा है ना, इसको पहले डाइपोल के अंदर कंसीडर करते हैं हम। तो सेकंड वाला केस आर लेस देन ए, तो अब उसको मैं एक दूसरे डायग्राम में बना के समझा रहा हूं।
देखो ये पी पॉइंट मैंने यहां कंसीडर करा, और दूसरा पॉइंट, दूसरा डायपोल कैसे होगा, दूसरा डायपोल ऐसे होगा, ये दूसरा डायपोल ये है सेकंड वाला डायपोल, और इस सेकंड वाले डायपोल से भी इस पी पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर ही है। अब देखो यहां अगर हम इस पी पॉइंट पर, इसको मैं फर्स्ट डायपोल कह रहा हूं, इसको सेकंड डायपोल कह रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के सिंबल से लिखूंगा, सेकंड का E2 के सिंबल से लिखूंगा। अब E1 निकालते हैं, पहले डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो डायपोल में ये 2 पॉइंट चार्ज है, इस प्लस के कारण भी इधर होगा, माइनस के कारण भी इधर होगा, तो ऐड हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, यहां प्लस साइन आएगा। तो यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले डायपोल के कारण इस पी पॉइंट पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये अपने पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, सॉल्व करने पर एलसीएम लेकर मैंने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा। ये पहले डायपोल के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेकंड वाले डायपोल के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सेकंड डायपोल के लिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है। अब इस पर लेकिन हम इसको डायपोल नहीं मानकर सॉल्व कर सकते हैं, डायपोल की लेंथ बहुत छोटी नहीं है अब पॉइंट आर के रेस्पेक्ट में, बल्कि कम है। तो इसको हम पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूले से ही आंसर निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू। पॉइंट पी हमारा यह है दूसरे डायपोल के लिए। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो दोनों चार्जेस के कारण अलग अलग निकाल कर ऐड करूंगा पॉइंट चार्ज मानकर। तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे पॉइंट चार्ज मानकर इसको, यहां पर इस माइनस क्यू के कारण निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेडियली इनवर्ड आएगा इधर, और प्लस क्यू के कारण इसी पॉइंट पे निकालूंगा तो रेडियली आउटवर्ड इधर आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्रिक है। अब ई की वैल्यू कैसे लिखूंगा, देखो ये डिस्टेंस आर है और ये हमारे पास ए है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √r² प्लस a²। अब यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट हैंड साइड वाले कंपोनेंट जो साइन थीटा के फंक्शन में आएंगे वो ऐड होंगे, और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम सेकंड वाले डायपोल के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E2 के सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो E2 को क्या लिखा जा सकता है, 2E cos थीटा लिखा जा सकता है। E2 को हम 2E cos थीटा लिख सकते हैं। अब E की वैल्यू इसमें रखते हैं, सॉरी cos थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा। cos वाले कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या cos नहीं आकर साइन थीटा आएगा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और ये हाइपोटेनिस है, तो साइन थीटा इस ट्राइंगल से कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आए, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला था, अगर आप ध्यान दो तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, और इस माइनस के कारण भी इधर आया, तो टोटल E1 इस डायरेक्शन में आया ना। और यहां से देखो इस 2E, इस E और E का कंपोनेंट भी इधर आया, जब दोनों डायपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता अंदर किसी भी पॉइंट पर। तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, बट IIT ने NTA ने क्वेश्चन बोनस नहीं किया है, इसका आंसर दिया है। तो अब
आंसर वैसे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बोनस होना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। लेकिन एनटीई के आंसर को अगर मिलाने के लिए मैं बोलूं तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब क्वेश्चन ये होना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो ये इवन पहले डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरे डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, मैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल कर देता हूं। बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अंदर भी किसी पॉइंट पर जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो अब तो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बोनस होना चाहिए, बट एनटीए ने इसको बोनस नहीं किया है। अब आंसर क्या हो, कैसे निकालेंगे, E1 और E2 को हम एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। अब देखो E1 E2 को इक्वल करके आंसर सॉल्व हम नॉर्मल मेथड में कर भी नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आएगा ही नहीं, इसका नियर बाई वैल्यू से आएगा। तो चार ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है, अगर उसमें से ये वाली वैल्यू एक दे रखा है A/R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। अब A/R को अप्रोक्सीमेटली 3 को इसमें रखकर मैंने जब सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बराबर आ गई, इसलिए हमारा आंसर A/R हो गया 3 के बराबर। बट इतना क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट नहीं सोच सकता, तो ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए था, बट एनटीए ने इसको बोनस नहीं किया है। तो कोई स्टूडेंट क्लेम करना चाहे तो क्लेम पहले तो रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है, उसके बाद भी ये उन्होंने चेंज नहीं किया, अपना डिसीजन मेंटेन रखा है, तो हम कोर्ट में जाकर भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि जिस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन गलत हुआ है उसको लिए बहुत बेनिफिट होगा, 5 क्वेश्चन का फायदा होने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है, और इसमें इलेक्ट्रिक वेव की इक्वेशन दे रखी है और इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनानी है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे हम। तो देखिए एक रिलेशन होता है, यहाँ E0 कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में E0 57 है ना, इनटू इसका मैग्नीट्यूड, अगर इस 4i माइनस 3j का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप 5 आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, लाइट की स्पीड इनटू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 57 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁸। अब इसको सॉल्व कर लें, यार 10⁸ नीचे ही रहने दें। तो आप देखो इसमें आंसर जो आ रहा है पहला ऑप्शन में देखो 57 3 × 10⁸, और यहाँ 5 के केप है, तो ये आंसर पॉसिबल है। लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा तो बी वाला आंसर गलत होगा, बी वाले में 5 नहीं आ रहा, और सी वाले में 5 आ रहा है 57 3 × 10⁻, और डी में भी 5 नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है 5 नहीं आने के कारण। तो अब हमें 1 और 3 में चेक करना है, और 1 और 3 में अंतर क्या है, केवल माइनस का अंतर है, यहां माइनस आ रहा है, 3 में माइनस नहीं आ रहा। तो हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है। तो अब इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने के लिए देखो, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन में ये 3x + 4y है, और यहां माइनस साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है 3x + 4y। अब इसका डायरेक्शन हम देखें तो क्या होगा, देखो जो लाइट की स्पीड है वो इस डायरेक्शन में 3x + 4y लाइन की इक्वेशन में, तो लाइट की स्पीड इस डायरेक्शन में c, और इसका अगर ये एंगल θ1 निकालूं तो tan θ1 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 4 है, 4/3। यहां पर ये लाइट की स्पीड का डायरेक्शन होगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है। ठीक है, देखो लाइट की स्पीड भी XY प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी XY प्लेन में है, लेकिन आप देखो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। जैसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया +12, और यहां 4 को -3 से तो -12, तो इन दोनों का स्लोप
मतलब इन दोनों का एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और 4i माइनस 3j है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, लाइट की स्पीड के परपेंडिकुलर, तो लाइट की स्पीड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, लाइट की स्पीड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, ऐसे 90 डिग्री पर आएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली किधर आएगा, 4i के पॉजिटिव आई के पे ना, अगर इधर आता तो ये नेगेटिव आई हो जाता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है। अब मुझे केवल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि प्लस आई के केप में है या माइनस के केप में है। तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, या लाइट की स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, लाइट की स्पीड का डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इट इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी वेक्टर, ई क्रॉस बी के पैरेलल होता है। तो अब देखो अगर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसीडर करें तो अब इससे बी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बी का डायरेक्शन क्या आएगा इससे, जैसे मान लेते हैं बी अंदर की तरफ है, तो अब ई क्रॉस बी करूंगा, ई इधर बी अंदर, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी भी अपर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मैंने जो बी अंदर की तरफ माना है वो सही है। और बी कॉपी के परपेंडिकुलर इनवर्ड माइनस जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है माइनस के केप, तो माइनस वाला आंसर सही होगा। इस थर्ड ऑप्शन में प्लस 5 के केप आ रहा है, तो ये गलत है थर्ड ऑप्शन। अब बचा ए के आंसर माइनस आ रहा है, तो ये अपना आंसर करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अच्छा एक और थोड़ा सा हमने इसमें ये आपको डिफिकल्टी लेवल भी दे रखा है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 कैटेगरी में ब्रेक कर रखा है, इजी, मॉडरेट और टफ। तो ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है और यहाँ टॉपिक का नाम भी आ रहा है कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, जो अपना गैल्वेनोमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, उससे क्वेश्चन है। तो अब देखो एमसीजी का मतलब है मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर, है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, ये निकालना है फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन को कैसे करेंगे, देखो ए ऑप्शन को, देखो टॉर्क जो होता है टॉर्शनल कांस्टेंट C इंटू थीटा होता है, और दूसरा फॉर्मूला BIN है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसी फॉर्मूले से देखें, ठीक है ना, तो डायमेंशन निकालनी है C की, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क के बराबर होती है, और वर्क की होती है ML2T-2 C इंटू थीटा। अब थीटा तो एंगल है ना, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है बट नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन की जगह क्या लिखूंगा 1, तो सी की डायमेंशन यहां से आ गई, तो पहला ऑप्शन अपना ट्रू है, ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब बी ऑप्शन को चेक करें अपन, तो बी ऑप्शन क्या है, वापस आते हैं। Increasing the current sensitivity may not necessary to increase the voltage sensitivity, मतलब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन है। तो आप देखो इसमें कैसे रिलेशन निकालेंगे, करंट सेंसिटिविटी जो होती है ना, एंगल डिवाइडेड बाय करंट होता है। अब एंगल डिवाइडेड बाय करंट यहां से क्या आएगा, थीटा अपॉन आई कितना आ रहा है, यहां से ये आ रहा है अपना, तो करंट सेंसिटिविटी C फॉर करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन ये हो गया। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन, यहां करंट लिखा है यहां वोल्टेज लिखते हैं, और वोल्टेज किसके बराबर होता है, करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, करंट इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब थीटा अपॉन आई यहां रखेंगे, इसकी जगह तो अपन करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं ना, अपॉन RG, तो ये रिलेशन होता है। अब देखो
इससे ऐसा लगता है कि सर करंट सेंसिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, तो बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। लेकिन आप देखो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते कैसे हैं, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यह है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाकर। अगर आप जो कोयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न, कोयल कैसे बनती है, वायर से बनती है ना, ऐसे बिजली के वायर। अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा रहे हो, आपने नंबर ऑफ टर्न डबल कर दिए मान लो, तो रेजिस्टेंस भी तो कोयल का डबल हो जाएगा। तो अगर हम करंट सेंसिटिविटी को n से नंबर ऑफ टर्न 2n कर दें तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्न डबल करने पर करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्न डबल करने पर डबल हो गई, लेकिन करंट नंबर ऑफ टर्न डबल करोगे तो कोयल का रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न को डबल किया है तो करंट सेंसिटिविटी डबल, रेजिस्टेंस भी डबल, तो दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। अब सी ऑप्शन को चेक करें। अब देखो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलते हैं, उसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस जोड़कर, जबकि इसने लिखा है बड़ा रेजिस्टेंस जोड़कर, यहां ये लार्ज रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो लार्ज वर्ड गलत है, इसकी जगह स्मॉल होना चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन, ये अपना डी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन बच गया अपना, पहला सी पर ए और बी करेक्ट आया अपने। अब सी ऑप्शन देखते हैं, इफ वी कंसीडर नंबर ऑफ टर्न टू बी डबल, नंबर ऑफ टर्न डबल करूंगा, करंट सेंसिटिविटी डबल होगी, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का डबल, और वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसने लिखा है देन द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल, जबकि कोई चेंज नहीं आना चाहिए ना, तो यह आंसर गलत हो गया, सी ऑप्शन। अब ई ऑप्शन पर आते हैं, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड इनवर्सली, इसने लिखा है करंट सेंसिटिविटी इनवर्सली डिपेंड करती है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये अपना करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में एन ऊपर आ रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इसने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ई ऑप्शन भी गलत हो गया। तो केवल ए और बी ऑप्शन, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो कैसे, ये ग्लास स्लैब एक सर्टेन थिकनेस की, अगर हम इस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे ना इस तरह से, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये लाइट इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, और लेटरल शिफ्ट का मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन, ये इमर्जेंट लाइट, तो दोनों के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, और इसका सीधा ये फॉर्मूला होता ही है, फर्स्ट आंसर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला कॉपी से देख सकते हो आप। लेटरल शिफ्ट, जब भी कोई लाइट ट्रांसपेरेंट पैरेलल ग्लास शीट से पास होगी तो उसका शिफ्ट इसके बराबर होगा, जहां पर h इस स्लैब की हाइट थिकनेस है, ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, ये भी यूनिट और डायमेंशन से, देखो यूनिट डायमेंशन से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसी शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में मैंने देखा है कम से कम एक क्वेश्चन आता है और बहुत आसान होता है, तो स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको अच्छे से करें। अब डायमेंशन ऑफ इस क्वांटिटी निकालनी है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, ABC अपॉन सी की डायमेंशन निकाल। अब मैं आपको पहले बताऊं, जितने भी त्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, उनकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती, और जो भी डायमेंशन लेस होता है उसके वो डायमेंशन की जगह 1 लिख सकता हूं, तो यहां साइन टी कॉस टी स्क्वायर सबकी जगह 1 लिख सकता हूं, साइन टी की डायमेंशन क्या होगी 1, ऐसे ही कॉस टी स्क्वायर की डायमेंशन भी 1। क्लियर। आप कोई भी क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन बराबर हो, तो यहां जो x डिस्टेंस है ना, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू b,
एंड इट इज आल्सो इक्वल टू ct स्क्वायर एंड इट इज आल्सो इक्वल टू d। ये एक्सप्रेशन होगा। अब इससे हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो देखो, और x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन को कैपिटल L से बता देते हैं ना, तो इन सब क्वांटिटी की डायमेंशन कैपिटल L हो जाएगी। और स्मॉल t टाइम है, टाइम की डायमेंशन को कैपिटल T के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसकी डायमेंशन निकालनी है। देखो, ए को तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L के बराबर लिख सकता हूं, B की जगह भी L लिख सकता हूं। अब C की डायमेंशन यहां से निकालूंगा L/T स्क्वायर, तो ये C की आ गई। और D की डायमेंशन तो L के बराबर ही है, तो ये अपना आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया, L/T स्क्वायर। ये अपना आंसर। अब इस आंसर को 4 ऑप्शन में देख लो कौन से ऑप्शन में ये आंसर है, तो सेकंड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये इजी वाली कैटेगरी में क्वेश्चन। अगला देखो, हॉट वाटर फ्लो फास्टर देन कोल्ड वाटर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, हॉट वाटर इस फास्ट, मतलब हॉट और कोल्ड दो अलग अलग वाटर हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ वाटर को गर्म करने पर उसको विस्कोसिटी क्या होती है, घट जाती है। और जिसकी विस्कोसिटी घट जाएगी, विस्कस फोर्स ही रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, वो फ्लो का अपोज करते हैं। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा वो आसानी से फ्लो करेगा। और आसानी से कौन फ्लो करता है, हॉट वाटर। तो वाटर की विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को नीटा से बताऊं तो ये नीटा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घटेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगी। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो वो आसानी से फ्लो होता है। पहला स्टेटमेंट यही है, तो ये सही हो गया पहला स्टेटमेंट। हॉट वाटर फ्लो फास्टर देन कोल्ड वाटर, इजीली फ्लो हो सकता है। अब सेकंड स्टेप, सॉप वाटर। अगर हम जैसे कपड़े धोने के लिए हमारे घरों में पानी के अंदर हम सॉप मिलाकर, डिटर्जेंट मिलाकर उससे कपड़े आसानी से धुलते हैं। तो सॉप वाटर जो है ना, सॉप, वो वाटर में लेस सॉल्युबल है। और जब भी हम किसी लिक्विड में लेस सॉल्युबल इम्प्योरिटी इंसर्ट करते हैं ना, तो उससे सरफेस टेंशन उसका घट जाता है। तो सॉप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन नॉर्मल पानी के सरफेस टेंशन से कम होता है। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, उससे कपड़े आसानी से धुलाई हो जाते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है, सॉप सॉल्यूशन हैज हायर सरफेस टेंशन। ये गलत है, हायर वर्ड लेस होना चाहिए, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, सॉप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है नॉर्मल पानी से, और सरफेस टेंशन कम होने से वो नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में आसानी से कपड़ों में से जो मेल होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, डस्ट पार्टिकल। वो कपड़े के जो पोरस होल्स होते हैं ना, उसमें आसानी से सॉप सॉल्यूशन चला जाता है और वहां से डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है, और इसने लिखा है ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड गलत, तो सेकंड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं, गन फायर है लो। अब देखो, एक बुलेट जो है फायर होती है और वुडन ब्लॉक में जाती है, तो वुडन ब्लॉक में जाती है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगी, वो हीट में कन्वर्ट होगी। और हीट क्या करेगा, उस बुलेट का टेम्परेचर बढ़ाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पर जाने के बाद वो बुलेट मेल्ट हो जाती है। तो बेसिकली कितना एनर्जी का लॉस हुआ, वो हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। अब देखो, टोटल हीट दे रखी है और बुलेट का मास निकालना है हमें ग्राम में। तो पहले तो बुलेट का टेम्परेचर 300 से 600 बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट किसके बराबर होगी, ms डी थीटा। और उसके बाद बुलेट मेल्ट हो गई, मेल्ट होने का मतलब फेज चेंज होना, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट मास इनटू लेटेंट हीट होती है। अब इससे हम m निकाल लेंगे। अब देखो, यहां ये हमें वैल्यू जूल में दे रखी है, राइट। और टेम्परेचर में चेंज कितना है,
तो इस फॉर्मूले में टेम्परेचर में चेंज की जगह ये लिख देंगे। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके मास निकालना है। तो डेल्टा थीटा की जगह तो 300 लिखना। अब एस कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, if the total heat required for the process is this one, then the mass of the bullet will be, तो बुलेट का मास निकालना है। इसके स्पेसिफिक हीट भी दे रखी थी बुलेट की, then the mass of the bullet will be। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें बुलेट का ये स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेटेंट हीट। बट मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है आईआईटी में क्वेश्चन में आई थी, यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर से मिस्टेक हो गई, तो हम इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको ट्राई करें। सम एटॉमिक पार्टिकल, देखो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पर है। हम जानते हैं पार्टिकल के मोशन को भी हम एज ए वेव कंसीडर कर सकते हैं, और जब हम किसी पार्टिकल के मोशन को वेव कंसीडर करते हैं तो ऐसी वेव को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इनकी वेवलेंथ को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इससे हम इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे। मास अपन को दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, एच की वैल्यू रखेंगे, और इसमें वैल्यू रखने पर ये एक्सप्रेशन लगभग 3 × 10⁻⁻10 मीटर आ रहा है, जिसको हम 3 आर्मस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ 3 आर्मस्ट्रॉम आ रही है, और हम जानते हैं कि एक्सरे की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, 0.1 आर्मस्ट्रॉम से लेकर 10 आर्मस्ट्रॉम के बीच होता है एक्सरे की वेवलेंथ। तो ये जो पार्टिकल का मोशन है इसको हम एक्सरे के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, एक्सरे के इक्विवेलेंट। तो अपना फोर्थ आंसर हो जाएगा ये 39 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारे किस टॉपिक पर है, ऑप्टिक्स पर क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, यहां पर इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल है, ठीक है। अब हमें ये वैक्यूम दे रखा है, इधर ऑब्जेक्ट वैक्यूम में रखा हुआ है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दे रखा है। इस कर्व्ड सरफेस के उधर का मीडियम 1.5, और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मीडियम में है, ठीक है। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, इस ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली लाइट यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद क्वेश्चन में कहा है इमेज यहाँ बना रही है, इमेज यहाँ बना रही है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इस पोल से डिस्टेंस बतानी क्या होगी, और क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दे रखी है कि ओपी डिस्टेंस और पी आई डिस्टेंस बराबर है, और यही हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस जो बराबर है ना, इसको x मान लेता हूं, तो मुझे x निकालना है। अब देखो ये दोनों x है, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। यहां पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाने जा रहे हैं वो लिख देता हूं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। वापस उस क्वेश्चन पे आता हूं। देखो साइन कन्वेंशन क्या है, ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। अब इसमें हम ये जानते हैं ना, इंसिडेंट रे राइट हैंड साइड में जा रही है, तो इसको हम ओरिजिन मानेंगे, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी यही होगा। तो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट इधर है, तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव लिखूंगा ना, तो यू की जगह क्या लिखूंगा, -x, और इमेज उधर बन रही है, +x लिखेंगे इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट हम प्लस में लिखेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व सरफेस का सेंटर उधर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को +r लिखूंगा, तो कैपिटल R की जगह +r, ठीक है। और ये μ1 मीडियम है और यह μ2 मीडियम है। अब ये पांचों वैल्यूज इक्वेशन में रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब आंसर क्या आएगा उस इक्वेशन में रखने से, μ2 1.5 अपॉन x माइनस 1 अपॉन -x।
अब इसको सॉल्व करके x निकाल लो, वो हमारा आंसर है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ x, ये माइनस माइनस प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन r। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5r। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखें आंसर कौन सा ऑप्शन में, ये एक मिनट, ये कहीं और पहुंच गए हम, पहले पे आते हैं। यस, 5r थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ये अपना इसका करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये मैच द लिस्ट, हमारा अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है, और थर्मोडायनेमिक्स में ये मैच द कॉलम से लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें मैच कराना है। तो पहला ऑप्शन प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस में होता है ना, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोथर्मल और आइसोथर्मल में थर्ड है, तो ए का आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। अब देखो मैच द कॉलम में समझना, अगर ए ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, पहले चार ऑप्शन देखो किसमें ए का आंसर थर्ड है। इसमें पहले में तो नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, अब हमारा आंसर थर्ड या फोर्थ में से ही है। अब अगर बी ऑप्शन में हमें पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब बी ऑप्शन पढ़ते हैं। हीट एब्जॉर्ब गोज पार्शियली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, और मतलब सेकंड ऑप्शन ये बता रहा है कि जो हम हीट देंगे ना, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, कुछ डेल्टा यू में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ ये आइसोथर्मल आइसोकोरिक भी नहीं है, तो इन तीन में से कोई प्रोसेस है ही नहीं। आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबेटिक नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, तो ये बचा केवल आइसोबेरिक प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। इसी से हमारा आंसर हो गया, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। फिर भी बाकी को चेक करें। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब, तो हीट का एक्सचेंज जीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो सी का आंसर एडियाबेटिक मतलब फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, अब फोर्थ, नो वर्क इज डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होता है, और वो सेकंड ऑप्शन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर। तो इजी वाली कैटेगरी में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, जो भी कोयल है ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। सही है स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल है हमारा, हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला हुआ भी है, और उससे आप देख सकते हैं कि किसी भी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री पर, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, इन सारे पैरामीटर। बस ये किस पे डिपेंड नहीं करता, उस सोलेनोइड में से या कोयल में से कितना करंट पास हो रहा है, किस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड, और सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी उस मीडियम की है जिसको अंदर हमने इंसर्ट किया है, तो परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, ये गलत है ना, इट डिपेंड्स करता है, तो सेकंड वाला फॉल्स हो गया। अब थर्ड ऑप्शन आते हैं, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ अपोज एनी चेंज। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, हम इंडक्टर कोइल में से पास होने वाला करंट में जो भी चेंज करते हैं ना, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है जो उस चेंज का अपोज करता है। तो यही सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ए सही, सी सही, बी गलत है। अब डी ऑप्शन पर आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, चेंज का उतना ज्यादा अपोज होगा। वैसे ही मास इनर्शिया होता है, उसके मोशन का अपोज करता है, तो ये बिल्कुल एनालॉग कह सकते हैं मास का। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट। नाउ ई ऑप्शन, वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। देखो किसी कोयल में भी करंट पास नहीं हो रहा, अब उसमें हम करंट पास कराना चाहते हैं, तो करंट को चेंज करेंगे, और करंट को चेंज करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जो उसका अपोज करेगा। तो हमें उसमें फ्लो होने वाले करंट में चेंज कराने के लिए, करंट एस्टेब्लिश करने के लिए हमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, और यही ई ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये भी सही है।
तो हमारा अब कौन सा ऑप्शन, बी के अलावा चारों आंसर सही है, तो बी जिसमें नहीं आ रहा वो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडियो एक्टिविटी से है। अब देखो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर फिजिक्स में आईआईटी मेंस के सिलेबस में ये रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक नहीं था सिलेबस में मेंशन। आईआईटी एडवांस में तो है, लेकिन पिछले 2 साल से ये टॉपिक हटा हुआ है, लेकिन इस पर ये एक क्वेश्चन पूछा है। ऐसे 2 ही पेपर आए थे, एक और क्वेश्चन कार्नोट साइकिल पे भी आया था आईआईटी मेंस में। बाकी डॉपलर इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया जो रिमूवल सिलेबस है, और ट्रांजिस्टर पे से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो 2 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए थे इस साल, उनमें से एक क्वेश्चन है, और इस पर भी कोई अगर स्टूडेंट आपत्ति जताना चाहे तो जता सकता है एनटीए को थ्रू। अब देखिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस N2 हैज 3 टाइम्स डीके कांस्टेंट। हमारे पास 2 अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, दोनों का डीके कांस्टेंट अलग होगा। सेकंड का डीके कांस्टेंट पहले से 3 टाइम्स है, और हमें इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताना है N2/M1 इतने टाइम के बाद। ये टाइम कौन सा है, पहले वाला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ के बराबर टाइम के बाद। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इसमें हमें कहा है N0 का मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल में दोनों सैंपल में बराबर है, तो N0 दोनों के लिए सेम है। अब N1 N2 का रेशियो निकालना है, तो क्या होगा, अब देखो लैम्डा की जगह λ2 लिखूंगा ना इसमें, ये मैंने रख दिया। अब N0 से N0 कट जाएगा, और यहाँ λ2 की जगह 3λ1 लिख दूं। जब 3λ1 रखेंगे तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझ में आई गया, पावर रूल्स है। नाउ अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, ln2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, ये लैम्डा का फॉर्मूला होता है। लैम्डा को डीके कांस्टेंट, टी को हाफ लाइफ कहते हैं, तो दोनों में रिलेशन ये होता है। अब ये वैल्यू रखते हैं, इसमें लैम्डा की जगह ये, और टी मुझे इसमें λ1 है तो ये T1, और स्मॉल टी मुझे T1 दे रखा है। मुझे आंसर निकालना है वो टाइम के बाद जो पहले रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ के बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू इसमें रखते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, और ये हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1/4 होती है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 1/4। नेक्स्ट, अब 1/4 आंसर कौन से ऑप्शन में है, 1/4 आंसर कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो इसको। अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन से एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी और टाइम में हमें ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्टेंस कवर निकालनी है फर्स्ट सेकंड में। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब एरिया होता है, और वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये ग्राफ अपन को ये दे रखा है, तो अब इसका एरिया निकाल लो, वो आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 30.5 सेकेंड। अब देखो 30.5 सेकेंड कहां पर होंगे, यहां कहीं मान सकते हैं 35, तो यहां तक का एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए इसको दोनों पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं हम। 2 पार्ट कौन कौन से ब्रेक करते हैं, एक तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, और यहां एक ये पूरा रेक्टेंगल बन गया इस तरह का, ठीक है। तो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल का एरिया का सम हमारा आंसर होगा। अब देखो ट्रेपेजियम, इस सबसे पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालता हूं। ये ट्रेपेजियम यहां से यहां तक का पोर्शन है, इसका एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है। तो हाफ
ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती है ना, उन दोनों पैरेलल साइड का सम, ये वाली साइड 200 हाइट की है और ये 400, तो दोनों का सम 600 इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन वो 2 के बराबर है। तो ये एरिया तो 600 आ गया ना, A1 एरिया तो हमारे पास 600 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें ये 600 मीटर में आंसर आएगा, हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए। अब A2 एरिया निकालें, A2 में ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालें। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, हाइट तो इसकी 400 है और विड्थ क्या होगी, यहां पर कितना लिख रहा है 30.5, तो 30.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28.5। अब दोनों को ऐड कर देना, वो आंसर अपना मीटर में होगा और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो किलोमीटर में आंसर निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, A1 की जगह 0.6 लिख दूं और A2 की जगह इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.4 इंटू 28.5 आएगा ना, बस इसको सोल्व कर लेना 28.5, तो ये अपना आंसर, इसको सॉल्व कर लेना, उससे आंसर 12 आ जाएगा। ये आंसर सीधा अपना किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में अब ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन एसएचएम पर बेस क्वेश्चन है। अब देखो एसएचएम में हमें टाइम पीरियड निकालना है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये वुडन ब्लॉक जो है ना, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल शेप का, ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है और फ्लोट तभी कर सकता है जब इसकी डेंसिटी पानी से कम हो। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब टोटल फोर्स 0 है, बॉइंट फोर्स mg के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इस वुडन ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं। तो मैंने मान लिया इसको x डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस किया, तो अगर x डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो इसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सबमर्ज्ड वॉल्यूम में जितना चेंज होगा उसका बॉयंट फोर्स बढ़ेगा और जिस अमाउंट से बढ़ेगा वही रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, चेंज इन बॉयंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, चेंज इन बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, V इन इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। अब बॉयंट फोर्स यहां से निकालूंगा तो इसकी x डिस्टेंस नीचे ज्यादा गई, तो x डिस्टेंस ज्यादा डीप हुई, तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हुआ, वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होगा, x इंटू इसका एरिया। तो वॉल्यूम इस अमाउंट से बढ़ेगा तो ये V इन इतना अमाउंट से बढ़ गया इंटू पानी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब देखो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, हमने इसको नीचे डिस्प्लेस किया था और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और बॉयंट फोर्स बढ़ा है तो फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो फोर्स और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन होती है। तो ऑसिलेटरी मोशन होगा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये फोर्स जो आ रहा है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आ रहा है, तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि मोशन एसएचएम होगा और एसएचएम की इक्वेशन जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होती है, के इंटू एक्स, जहां पर के फोर्स कांस्टेंट है। अब दोनों को कंपेयर करूंगा तो के की वैल्यू कितनी आई, ये के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू की टर्म में हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब इसमें के की वैल्यू लिख देते हैं, एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में मुझे मास दे रखा है, एरिया को क्या लिखूंगा, लेंथ का स्क्वायर, डेंसिटी पानी की 1000 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, इसमें रखकर सॉल्व कर लेना, टाइम पीरियड का अपना आंसर आ जाएगा। तो देखें अब टाइम पीरियड का आंसर, मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन y पाई इंटू 10 की पावर -2 बताना है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मास, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर में दे रखी है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना 0.1 मीटर, तो लेंथ की जगह तो ये लिखना, और मास 10 ग्राम में उसको केजी में कन्वर्ट करना, तो मास की जगह क्या लिखोगे, 10 की पावर -2 केजी, ये मास की जगह लिखेंगे। और डेंसिटी पानी की दे रखी है, नहीं दे रखी तो भी हम 1000 लेंगे, तो डेंसिटी को 1000 लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, वो हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर
46 हमारा ये क्वेश्चन है, आपके सामने है और इसके वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से है टॉपिक का नाम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें वर्क डन निकालना है। देखो हमें इस क्वेश्चन में वर्क निकालना है और जो फोर्स दे रखा है ना ये वेरिएबल है, तो वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करके इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं हम, राइट। अब देखो वर्क का निकालने का फॉर्मूला ये है, एफ एक्स का मतलब है आई का कोफिशिएंट और एफ वाई का मतलब है जे का कोफिशिएंट, तो यहां रख देते हैं। अब देखो ये हमने रख दिया, यहां तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और ये वेरिएबल भी y है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां x के रेस्पेक्ट में करना है तो इसमें से y को हटाना पड़ेगा और y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में यहां से दे रखी है, तो y की जगह क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस एक्स। अब यहां y की वैल्यू रखकर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो सबसे पहले इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे। यह है 10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 10 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की पावर 3/3, राइट। अब ये माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, ये हो गया। नाउ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई की पावर 3/3, ये हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया। नाउ लिमिट रखना है, 0,0 से 4,2 तक जाना है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हुई। अब बेसिकली क्या करेंगे, जो बाद वाली लिमिट 0 0 रखेंगे उससे तो 0 आ जाएगा, तो हमें इनिशियल लिमिट रखनी है, x की जगह इस पूरी इक्वेशन में 4 रखना है, y की जगह इस पूरी इक्वेशन में 2 रखना है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या रखना है हमें, x बराबर 4, y इज इक्वल टू 2 और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा 152, तो वह अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से चैप्टर से क्वेश्चन है। अब देखो इस सर्किट में करंट हमें निकालना है और बेसिकली क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ जो एरो है इसको पुल आउट करते हैं आउटवर्ड। अगर हम इस एरो को इधर शिफ्ट करेंगे ना तो इस रियोस्टेट का, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ने पर सर्किट में करंट घटेगा और जब करंट घटता है तो करंट में रेट ऑफ चेंज को हम माइनस में लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है करंट में रेट ऑफ चेंज 8 एम्पियर पर सेकेंड है, लेकिन इसका साइन नहीं लिखा, तो साइन माइनस क्यों होगा ये समझ में आया, क्योंकि करंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो di/dt की वैल्यू यह है और हमें आंसर इस सर्किट में करंट निकालना है जब रेजिस्टेंस 12 होगा। तो अब देखो केवीएल लगाएंगे, केवीएल से इक्वेशन क्या बनेगी, बैटरी का ईएमएफ बराबर इंडक्टर में वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस में वोल्टेज। बैटरी का ईएमएफ इंडक्टर में वोल्टेज और रेजिस्टेंस में वोल्टेज का सम होगा। अब बैटरी का ईएमएफ हमें 12 वोल्ट दे रखा है, इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है L इंटू di/dt और रेजिस्टेंस में होता है I इंटू R। अब इसमें वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 12, L की वैल्यू 3 हेनरी दे रखी है और di/dt यहां से -8 दे रखा है, I हमें कैलकुलेट करना है इंटू R। अब इस पूरी इक्वेशन में एक सिंगल अननोन है I, वो कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना, 3 एम्पियर आंसर आ रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, गैस इनिशियल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और इसको हम सडनली कंप्रेस करते हैं। सडन का मतलब इसका प्रोसेस हम ऑलमोस्ट एडियाबेटिक प्रोसेस मानेंगे। फास्ट जो प्रोसेस होते हैं उनके एडियाबेटिक होने की टेंडेंसी होती है और जो बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं उनके आइसोथर्मल होने की टेंडेंसी होती है। तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस मानेंगे और हमने कहा है कि वॉल्यूम हमने 1/4 कर दिया और गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 3/2 दे रखा है। तो चेंज इन टेम्परेचर बताना है। इनिशियल टेम्परेचर पता है, अगर फाइनल आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, तो T2 बराबर ये एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन है। आप इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकालेंगे, लेकिन ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो T1 कितना होगा 273 और V1/V2 यहां से 4 आ जाएगा, 4 गामा 3/2 में से 1 माइनस किया तो हाफ और ये आया 273 इंटू 2 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, फाइनल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर ये है और इनिशियल टेम्परेचर 273 है केल्विन में, तो चेंज निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो 273 आ जाएगा, तो आंसर होगा इसका 273। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक पॉइंट है, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड। जो पहला पॉइंट लोकेटेड है ना उसका कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं हमें, उस वेक्टर की पोजीशन ये दे रखी है, तो और दूसरे वेक्टर की पोजीशन ये दे रखी है और हमें एक क्वेश्चन में कहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। दूसरा, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और इस बी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस हमें इक्वल दे रखी है, तो यह आर ए और आर बी इक्वल दे रखा है। दूसरी इक्वेशन ये आ गई और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, इस इक्वेशन में स्मॉल एन वेरिएबल है, इसमें पी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्टेंस इक्वल करके मैं या पहले डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां आई का कोफिशिएंट है 2 और इसमें 2, फिर उसमें जे का कोफिशिएंट 3n और यहां -2 प्लस 4p इंटू 2 और ये इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हम ये डॉट प्रोडक्ट से आई, सेकंड इक्वेशन इनका मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हमने डॉट प्रोडक्ट 0 करके निकाली, सेकंड इक्वेशन मैग्नीट्यूड को बराबर करके निकाला। अब इन दोनों को सॉल्व करके एन और पी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये अंडर रूट जो है हटा दें, स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 4 और 4 8 प्लस ये 3n स्क्वायर 9n स्क्वायर हो गया इधर, इज इक्वल टू उधर 4 + 4 16 प्लस 4p का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहां नहीं 4 + 4 8 ही है, सॉरी ये 8 है और ये 8 इस 8 से कट रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट ले लें और अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 9n स्क्वायर का अंडर रूट होगा +-3n और ऐसे ही इधर भी +-4p, तो हम क्या लिख सकते हैं 3n एंड 4p।
तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p। अब देखो इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, आप प्लस साइन लोगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस साइन लोगे तो अलग आंसर आएगा। जब आप प्लस से निकालोगे ना तो n से n कट जाएगा और इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, तो इससे कोई आंसर नहीं आ रहा, नॉट पॉसिबल। और जब आप यहां माइनस साइन लोगे तो इससे आंसर अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। माइनस साइन लेने पर ये 3n इज इक्वल टू माइनस का 4p। इस इक्वेशन को आप दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करना और उससे हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 50, लास्ट प्रॉब्लम अपने इस पेपर की। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हैज चार्ज, मास दे रखा है दोनों का। At an instant the ions are separated by what is the ratio of the magnitude of electric and gravitation force। देखो अब हमें इस क्वेश्चन में दोनों पार्टिकल का चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो निकालना है हमें। और ये क्वेश्चन एनटीए ने बोनस किया है। एक्चुअली क्वेश्चन परफेक्ट है लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा, इसलिए इसको बोनस किया गया है। अब देखो कैसे आंसर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम्स लॉ से निकाल लें, पॉइंट चार्ज है तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम्स लॉ से आ जाएगा। और चार्जेस को एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन, हमें तो केवल मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है, तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा फोर्स। अब फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ऐसे ही ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो जब इनको डिवाइड करके रेशियो निकालूंगा तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आंसर हम किस तरह से निकालेंगे, अब बस इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकाल लेना। आप जानते ही हो K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये क्वेश्चन में भी दे रखी है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और चार्जेस को हमें यहाँ विदाउट साइन रखना है और कूलाम में कन्वर्ट करके रखना है। क्वेश्चन में शायद माइक्रो कूलाम में दे रखा है, देख लो। ये चार्जेस आपको माइक्रो कूलाम कूलाम में ही है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मास केजी में दे रखे हैं, बस के की ये के ही है, इसी को हम के कहते हैं। तो के की वैल्यू हमें ये दे रखी है और जी की वैल्यू ये दे रखी है। अब यहां रखकर सॉल्व कर लेंगे और इससे कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, इसलिए एनटीए ने इसको बोनस किया है, ड्रॉप किया है क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये हमारे सब कंप्लीट क्वेश्चन हो गए 50 तक। थैंक यू।